बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी किरचॉफ्स रूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम ओहम्स लॉ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स हम ओहम्स लॉ पढ़ चुके हैं तो आज हमें किरचॉफ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल सर्किट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है और क्या है जी रजिस्टर, तो ये हमारे पास सिंपल सर्किट है। तो जब भी हम सिंपल सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास सर्किट कॉम्प्लेक्स आ जाए, इस तरह का सर्किट आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम ओहम्स लॉ नहीं बल्कि किरचॉफ की हेल्प लेते हैं। तो इसीलिए हम किरचॉफ के रूल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, तो आज हम फर्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं जी। कौन सा है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो फर्स्ट रूल का क्या नाम है जी? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसी को स्टूडेंट्स पॉइंट रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं, या फिर नोडल रूल का भी नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप किरचॉफ का फर्स्ट रूल अच्छे तरीके से याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देखिएगा। अगर आप इस एग्जांपल को अपने माइंड में रखेंगे तो किरचॉफ की स्टेटमेंट और किरचॉफ लॉ आपको समझ आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। इस हॉरिजॉन्टल पाइप में लेट करें कि 1 सेकंड में 10 लीटर वाटर फ्लो कर रहा है इस एंड की तरफ, ठीक है जी, ये उसकी डायरेक्शन है। तो अगर इस एंड की तरफ 10 लीटर वाटर फ्लो कर रहा है, तो जब वो इस एंड पे पहुंचेगा तो मैं इस पाइप के एंड पे 3 डिफरेंट डायामीटर के और पाइप ऐड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लेट करें जी इस एंड के बाद 5 लीटर वाटर इस पाइप के अंदर आएगा, 3 लीटर इस पाइप के अंदर जाएगा क्योंकि इस पाइप का डायामीटर इससे थोड़ा सा कम है, और इस पाइप से फिर इस पाइप का डायमीटर और थोड़ा कम है, तो यहाँ पे लेट कर लें जी 2 लीटर वाटर फ्लो करेगा। तो हमने देखा कि इस एंड से पहले वाटर कितना था जी? 10 लीटर। अब हमने इस एंड पे जब 3 पाइप और ऐड किए, तो अब भी हम अगर इन 3 पाइप्स के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको ऐड करें तो वो कितना बनता है? 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो इसका मतलब जो इस एंड के बाद इसमें वाटर फ्लो करेगा इन पाइप्स के अंदर, वो भी टोटल कितना आ रहा है जी? 10 लीटर ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस एंड से पहले या इस एंड की तरफ जो वाटर आ रहा है वो कितना है जी? 10 लीटर। और इस एंड से अवे जो वाटर जा रहा है वो भी कितना आ रहा है जी? 10 लीटर आ रहा है। तो इसी तरह की चीज़ आपने 6th चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमने वहाँ पे याद रखा था कि जो रेट फ्लो होता है वो हमारे पास क्या रहता है? फ्लूइड का कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो इसी एग्जांपल को माइंड में रखते हुए जहाँ आपने वाटर यूज़ किया है वहाँ पे अगर करंट यूज़ कर ले तो वो हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास करंट का नेटवर्क दिखाया गया है, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये वो हमारे पास पॉइंट है, या फिर इसको आप नोड का नाम भी दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था, तो इसे हम नोड भी कह सकते हैं या फिर इसको पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि ये जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है उसे नोडल रूल भी कहते हैं, या फिर पॉइंट रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की तरफ जो करंट आ रहा है वो गौर से देखिएगा, टूवर्ड्स द पॉइंट। वो कौन सा है जी? I1 इस पॉइंट की तरफ आ रहा है और I2 भी इसी पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं जी? 2, I1 एंड I2, ठीक है। इस पॉइंट से दूर ये डायरेक्शन देखिएगा, इस पॉइंट से अवे जो करंट जा रहा है वो कौन सा है जी? I4 और I3। तो अगर हम इस पॉइंट की तरफ आने वाला और पॉइंट से दूर जाने वाले करंट को इक्वल कर दें तो ये हमारे पास किरचॉफ की फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि अभी तो यही चीज़ हमने देखी है यहाँ पे। तो देखें 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। वो किसके इक्वल होगा? 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो जो करंट इस पॉइंट की तरफ जा रहा है वो बराबर होगा जो करंट इस पॉइंट से दूर जा रहा है उसके। तो यही हमारे पास किरचॉफ की फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। यही चीज़ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखी है कि द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, कि जितना भी इस पॉइंट की तरफ करंट आ रहा होगा उसका आप सम कर लें। तो इस पॉइंट की तरफ कितना करंट आ रहा है जी? I1 + I2। तो ये लिख दिया हमने I1 + I2 इज इक्वल टू दी सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। और इस पॉइंट से जो करंट दूर जा रहा है
उसका आप सम कर लें तो दूर कौन सा जा रहा है जी, I4 प्लस I3 या I3 प्लस I4, ठीक है। तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये हमारे पास किरचॉफ की स्टेटमेंट बन गई है फर्स्ट लॉ की, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं, अगर इसको हम सम करें तो क्या यूज़ करेंगे जी, सिग्मा, या फिर आप समेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिग्मा I टूवर्ड्स, मतलब जितना भी करंट इस पॉइंट की तरफ जा रहा होगा उसका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। वो बराबर होगा सिग्मा या समेशन I अवे, कि इस पॉइंट से जितना भी करंट दूर जा रहा होगा उसको आपने सम कर देना है। तो ये हमारे पास किरचॉफ की स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी सी बात और याद रखिएगा कि जो टूवर्ड्स द करंट होगा उसको आप कन्वर्जिंग करंट का नाम भी दे सकते हैं, और जो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा उसको आप डाइवर्जिंग करंट का भी नाम दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी बुक में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग करंट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल भोले शोधे, उनके लिए एक और बात है, वो याद रखिएगा कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गौर करें तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे जितना भी करंट होता है वो उसको सम कर देते हैं, और इस पॉइंट के बाद जो करंट होता है उसको सम करके इक्वल कर देते हैं। ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल ही शोधे होते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या बात याद रखनी है कि पॉइंट की तरफ जाने वाला करंट का सम करना है और पॉइंट से दूर जाने वाला करंट का सम करके बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, छोटी सी एग्जांपल हमने ली है कि ये हमारे पास करंट है जी I1, ये करंट है I2, यहाँ पे I3 और यहाँ पे क्या है जी I4। अब वो शोधे लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से पहले जो करंट होगा, इस पॉइंट की तरफ आने वाला, मतलब जो लेफ़्ट साइड पे होगा, उसको सम कर देते हैं फटाफट, ये बराबर इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने वही पॉइंट याद रखना है, टूवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट की तरफ कौन सा करंट आ रहा है जी, I1। ये वाला I2 तो नहीं आ रहा, ये तो दूर जा रहा है पॉइंट से। इसका मतलब I1 प्लस I4 होगा, क्योंकि ये वाला करंट और ये वाला करंट की डायरेक्शन देखें, ये पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए हमने लिखा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अब अवे कौन सा जा रहा है जी, I2 देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है जी I3, तो I2 प्लस I3। तो इस तरह की बात आपने अपने माइंड में रखनी है। क्लियर हो गया जी। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि हम अगर इस इक्वेशन को इस तरह से लिखें, इक्वेशन 1 को, कि I1 प्लस I2, ये प्लस का I3 है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये I4 प्लस का है तो इस साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बचेगा जी, 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये सारा करंट का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसी सारे को हम कह सकते हैं सिग्मा या सुमेशन I इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो टोटल करंट का सम आ गया जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से भी आप इस किरचॉफ के फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन या एट अ पॉइंट इज 0। तो ये भी आपके पास क्या है, किरचॉफ के फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्वेंशंस आपने याद रखनी है कि अगर करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स नोट टेकन एज पॉजिटिव, मतलब अगर करंट इस पॉइंट की तरफ जा रहा हो तो फिर आपने करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर करंट इस पॉइंट से दूर जा रहा हो तो फिर उसकी डायरेक्शन आपने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। टूवर्ड्स नोड पॉजिटिव, अवे नोड क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया जी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हम इक्वेशन 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसको दोबारा लेने लगे हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यही है इक्वेशन 1, तो इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिया। अब इस इक्वेशन में अगर हम t से, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे, यहाँ से भी हमने t से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे भी हमने t से मल्टीप्लाई किया। अगर इस t को यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ से भी t, तो t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं t से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वही t से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। अब स्टूडेंट्स एज वी नो दैट कि I इज इक्वल टू क्या होता है जी, Q ओवर T। यहाँ से Q को फाइंड करें, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T होगा।
तो अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि I और T का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है जी, चार्ज Q के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ I1T की जगह Q1, इसी तरह मैं I2T की जगह लिख सकता हूँ Q2, क्योंकि I और T का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, Q के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं Q2 इज इक्वल टू I3T की जगह क्या लिखेंगे जी, Q3। इसी तरह I4T की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, Q4। तो ये हमारे पास चार्ज के लिए इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड का चार्ज है वो राइट साइड के चार्ज के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास जो भी नेटवर्क होगा उसके अंदर पॉइंट की तरफ जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज पॉइंट से दूर जाएगा। ये है इस इक्वेशन का मतलब ना तो चार्ज पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को हम तबाह बर्बाद या फना कर सकते हैं, बल्कि चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए मैं ये बात कर सकता हूँ कि KCL इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बात मैं कर सकता हूँ। और इसी इक्वेशन को देखते हुए हम इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन लेंगे वो क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नो सिंक और सोर्स, मतलब अगर चार्ज को कोई चीज़ ना तो छीन रही है ना ही उस चार्ज को कोई चीज़ पैदा कर रही हो, तब हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये था हमारे पूरे टॉपिक का कंक्लूजन कि जितना चार्ज हमारे पास पॉइंट से पहले होगा या पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही चार्ज हमारा पॉइंट से दूर जाएगा। तो चार्ज क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, और याद रखिएगा इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना कह सकते हैं कि जो हमारे पास है KCL है या दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू अ कैपेसिटर, कि जब आप चैप्टर 12 के अंदर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं तो तब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को ज़ीरो ट्रीट करते हुए जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तब आप यही लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 MCQs डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट MCQs है और ये हमारे पास सेकंड है। तो एक MCQs मैं कर देता हूँ, दूसरा आप खुद ही सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्लियर हो गया जी। तो अब आप चाह रहे होंगे कि फ़र्स्ट वाला करें सर और सेकंड वाला हम बताएंगे। अगर मैंने फ़र्स्ट वाला बताया तो आप कहेंगे सेकंड वाला सर आप बताए, फर्स्ट वाला तो हम कर लेते, वो तो आसान था। तो अभी आप डिसाइड कर लें कि कौन सा मैंने करना है और कौन सा आपने बताना है। ठीक है जी। चलें जी, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास करंट का नेटवर्क शो किया गया है, इस डायग्राम को गौर से देखिए। और यहाँ पे हमारे पास जो करंट है जी ये वाला 2 एम्पेयर, और ये कितना है 15 एम्पेयर, और ये कितना है 5 एम्पेयर, और यहाँ पे करंट का नाम क्या है जी I। इसका मतलब ये गिवन नहीं है, तो इस I को तो हमने फाइंड करना है। तो ये I कितना होगा, 15 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 20 एम्पेयर या 22 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स अभी आपको जो स्टेटमेंट मैंने याद करवाई है उसको माइंड में रखें कि हमारे पास समेशन करंट टूवर्ड्स इज इक्वल टू समेशन करंट अवे, यही फार्मूला आपने याद रखना है। तो देखें टूवर्ड्स करंट कौन सा है जी, 15 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो ये टूवर्ड्स है ना, इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, मतलब पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो इनका सम कर लें, 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 + 2 कितना हो गया 22। तो इसका मतलब ये जो अवे है, देखें ना ये अवे है, तो अवे इज इक्वल टू टूवर्ड्स कितना हो रहा है टोटल 22। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 22 होगा। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास D ऑप्शन होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास करंट का नेटवर्क दिखाया गया है, तो इस डायग्राम को आप अपने माइंड में रखते हुए देखते हुए यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे ये जो I है इस I की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। यहाँ पे देखें 5 एम्पेयर है, ये उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे 4 एम्पेयर, यहाँ पे 4.5 एम्पेयर, ये 3 एम्पेयर और ये 2 एम्पेयर। तो आपने इस करंट I की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो
जिसे केवीएल कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर इसी सेकंड रूल को हम लूप रूल का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किरचॉफ का सेकंड रूल समझने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाऊँ। अगर वो एग्जांपल आपको समझ आ गई तो आप किरचॉफ सेकंड रूल को इजीली समझ सकते हैं। तो वो एग्जांपल यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। अगर ये एग्जांपल आप तवज्जो से समझेंगे तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ परेशान नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज लूप है ABCDA। इस लूप के अंदर हमारे पास यहाँ पे बैंक और शॉप हमने यहाँ पे कंसीडर की हुई है, नाम रखे हुए हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस लूप के अंदर लेट्स सपोज हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं A पॉइंट से। जब हम A पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला सफ़र हमने सारा तय करना है। यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, वापसी इसी पॉइंट पे पहुँचना है। तो लेट करते हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिएगा कि जब मैं इस पॉइंट A पे मौजूद रहूँगा तो मेरे पास लेट सपोज पैसे बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज़ है। अगर आप यहाँ से चल सकते हैं, मैं चल सकता हूँ, कोई भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, बंदा ले सकते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास कितने हैं जी, 0 रुपीज़ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो मेरे रास्ते में क्या आ गई, बैंक आ गई। अब मैं चाहूँगा कि इस बैंक से मैं पैसे निकलवाऊँ, तो मैं ATM यूज़ करके यहाँ बैंक से पैसा ले सकता हूँ। तो मैंने वही काम किया, इस बैंक से मैंने 1000 रुपीज़ लिए। तो जब बैंक मुझे पैसा देगी इसका मतलब पैसा मेरे पास आ गया। तो जब मेरे पास पैसा होगा तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव होऊंगा, ठीक है, खुश हो जाऊंगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे पॉइंट याद कर लिया कि जब हम बैंक से पैसा लेंगे तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। या फिर यूँ समझ लें कि जब बैंक आपको पैसा देगी तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ये पॉइंट याद रखते जाएं। जब आप यहाँ से 1000 लेके यहाँ पहुँचेंगे तो आगे क्या है जी, शॉप। तो शॉप में आप इंटर होके इसका मतलब आप पैसा खर्च करेंगे, कोई चीज़ लेंगे। तो इसका मतलब शॉप आपसे पैसा ले रही है, तो आप शॉप को पैसा दे रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब पैसा आपसे दूर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव। जब पैसा आपके पास आ रहा था साइन पॉजिटिव, जब पैसा आपसे जा रहा है तो साइन नेगेटिव यूज़ करना है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ से 400 रुपीज़ खर्च कर दिए। जब B to C पहुँचेंगे तो रास्ते में फिर बैंक आ गई। हमने यहाँ पे सोचा कि यार पैसे खर्च होते जा रहे हैं, क्यों ना पैसे में से कुछ पैसा यहाँ बैंक में मैं जमा करवा दूँ। इसका मतलब मैंने सोचते हुए 500 रुपीज़ इस बैंक में दोबारा जमा करवा दिए। अब जब मैंने पैसा बैंक में जमा करवाया तब भी साइन नेगेटिव यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मुझसे तो पैसा दूर चला गया ना, मैंने तो पैसा दे दिया ना, मेरे पास मौजूद तो नहीं है। इसका मतलब जब मैं पैसा दूंगा तो साइन नेगेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा करवाया तो साइन नेगेटिव आ गया, 500 मैंने इसमें जमा करवा दिए। इसका मतलब पैसा बैंक दे भी रही है और यहाँ पे पैसा बैंक ले भी रही है, दोनों काम कर रही है। जब देती है तो साइन पॉजिटिव, जब बैंक पैसा लेती है तो साइन नेगेटिव यूज़ करना है। ये पॉइंट याद रखते जाएं। उसके बाद जब C to D पहुंचेंगे तो फिर रास्ते में क्या आ गई, शॉप। फिर इसका मतलब हमने पैसे खर्च किए, कितने जी, 100। फिर शॉप को पैसे दिए, मतलब हमसे पैसा दूर चला गया है, तो साइन क्या करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे। इस तरह फिर हम D से A दोबारा वापसी अपनी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम दोबारा पॉइंट A पे पहुंचे तो इसका मतलब अब हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए ना, यहाँ से 1000 लिया था, 400 यहाँ पे खर्च हो गया, 500 यहाँ पे, 100 यहाँ पे। तो 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 500 1000। इसका मतलब जब हम यहाँ पे दोबारा पहुँचे तो अब हमारे पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं है, हम खाली हो गए हैं। ठीक है जी। तो जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास क्या था, 0 रुपीज़। वापसी उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो अब भी हमारे पास क्या है, 0। इसका मतलब इस पूरे क्लोज्ड लूप के अंदर पैसे में पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस पैसे में आ रहा है। कभी पैसा आ रहा है, कभी जा रहा है। लेकिन जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, जब वहां पे पहुंचते हैं तो फिर हमारे पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं रहता। वो किसके इक्वल आ रहा है जी, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए मैं इस क्लोज्ड लूप में ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल मनी चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, ये बात मैं कह सकता हूँ।
ठीक है, यही नहीं हो रहा कि जितना भी हमारे पास मनी में, पैसे में चेंजेस आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, उनका अगर हम सम करें इन अ क्लोज लूप तो वो किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है। इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर सर्किट डायग्राम दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए दी, टाइम इसीलिए लगाया ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम आप यहाँ पे करेंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। जो बैंक का काम है वही हमारे पास यहाँ पे सेल है। जिस तरह बैंक था, अब बैंक की जगह क्या है? यहाँ पे सेल है। बैंक का काम सेल करेगा। जो रजिस्टर है वो किसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं जी? शॉप की जगह। फिर यहाँ पे बैंक था तो हमने सेल यूज़ किया, यहाँ पे शॉप है तो रजिस्टर यूज़ किया। ये उसी तरह का क्लोज लूप बन गया, ए बी सी डी ए। इसका मतलब यहाँ से चार्ज मूव करेगा, फिर यहाँ से मूव करता हुआ ये दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा, यही चीज़ मेंशन करेंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ से चार्ज मूव करेगा या करंट फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन ली हुई है वो क्या है जी? हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो लेट सपोज आपने यहाँ से चार्ज को मूव करवाना है, तो जब यहाँ से चार्ज मूव करेगा तो रास्ते में, इसका मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यूज में चेंज आएगा, कभी वो पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा और चार्जेस को कहीं पे एनर्जी जो है वो मिलेगी भी सही, और चार्जेस कहीं पे एनर्जी ख़त्म भी करेंगे, लॉस भी करेंगे। तो इसका मतलब रास्ते में पोटेंशियल के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन उस पोटेंशियल के चेंजेस को जब हम सम करेंगे इन अ क्लोज्ड लूप तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो इसका मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, रास्ते में पोटेंशियल के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन जब उस पोटेंशियल चेंजेस का आप सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। इसीलिए हम इसी लूप से इस किरचॉफ सेकंड रूल को डिफाइन कर सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट या लूप इज जीरो। कि पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आ रहा है इस क्लोज लूप के अंदर, उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। उसी को मैथमेटिकल लिखा है, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब यही चीज़, यही इक्वेशन हमने इस क्लोज्ड लूप से मैथमेटिकली प्रूफ करनी है। तो इसी इक्वेशन को, इसी बात को हम यहाँ इस क्लोज्ड लूप से यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। तो इस क्लोज्ड लूप से ये वाली मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे बेटे याद रखने हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप इजीली यहाँ पे मैथमेटिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपने यहाँ पे एक नोट याद रखना है कि जिस तरह हमारे पास KCL में क्या था? KCL इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि उसमें चार्ज कंजर्व्ड रहता था KCL में। इसी तरह जो KVL है, KVL इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी होगी उसके अंदर चेंज जरूर आएगा, लेकिन जो उसका सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के। मतलब एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी इन अ क्लोज्ड लूप वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी जो है वो क्लोज्ड लूप में कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि KVL जो है ये इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये होल्ड करता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है जी? ड्रा करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल। आप अगर एक से ज़्यादा सेल हैं तो हर सेल से भी करंट को ड्रा करके फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप एक ही सेल से करंट ड्रा करना चाहते हैं तो तब भी आपके पास ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है जी? करंट आपने ड्रॉ करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? चूजिंग अ लूप। लूप आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हमने ABCDA चूज किया है, आप BCDAB भी कर सकते हैं। याद रहे जहाँ से चलना स्टार्ट करना है वहीं पे आके एंड करना है तो लूप कंप्लीट होगा। यहाँ से भी चल सकते हैं CDABC, लेकिन हम जो है वो ABCDA चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ द लूप। लूप की डायरेक्शन आपने सिलेक्ट करनी है। हमने जो यहाँ पे लूप की डायरेक्शन ली हुई है वो बेटे कौन सी है? वो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे क्या है जी? पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। तो याद रखिएगा इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, पोटेंशियल गेन भी हो रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है
कि हमारे पास सर्किट के अंदर या तो सेल है या फिर क्या है रजिस्टर, दो चीज़ें यूज़ की जा रही है। तो जो सेल होगा उस पे लिए आपने निशानी अलग से याद रखनी है, जो रजिस्टर है उसके लिए भी निशानी आपने पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन के लिए निशानी याद रखनी है। वो किस तरह से रखनी है कि सेल के अंदर जब चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करे, सेल में जब चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। और उसके लिए साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे, ये बात याद हो गई। और जब सेल के अंदर चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करे, फिर इसका मतलब है कि जो हम साइन यूज़ करेंगे पोटेंशियल के लिए वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। हाई टू लो के लिए साइन नेगेटिव, लो टू हाई के लिए साइन पॉजिटिव। तो ये बात याद रखनी है सेल के लिए। इसी तरह रजिस्टर के अक्रॉस जब बात करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप की, तो फिर रजिस्टर पे आपने देखना है कि जो करंट और पाथ की डायरेक्शन है, करंट और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है तो फिर पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा उसके लिए साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे। जब पाथ की और करंट की डायरेक्शन सेम होगी फिर हम जो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके लिए साइन नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि जो रजिस्टर है ये पोटेंशियल को खाता है, वोल्टेज को खाता है, इसका मतलब यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर जो क्या होता है कि जब आप पाथ की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, देखें करंट के अपोजिट हो गई है, तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके लिए साइन आप प्लस का यूज़ करेंगे। ये जस्ट मैथमेटिकली आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास रजिस्टर जो है ये वोल्टेज को खाता है, ड्रॉप ही होता है। तो यहाँ पे जब आप पाथ की डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे तो इस तरह प्लस IR भी लेकर आप प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी के बराबर होता है। तो इसी वर्क को हम एनर्जी का नाम दे सकते हैं। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, डेल्टा क्यू इंटू वी। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्लोज लूप लेने लगे हैं इस सर्किट डायग्राम में A B C D A। तो A B C D A आ गया, ये हमारे पास क्लोज लूप है। आप डायरेक्ट इस लूप से ये वाली इक्वेशन पोटेंशियल की फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बुक के हिसाब से एनर्जी का रिलेशन यूज़ करते हुए ये वाली इक्वेशन प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन अगर बुक को फॉलो करेंगे तो पहले आप एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आप इस सेल से भी कर सकते हैं, इस सेल से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस सेल का पोटेंशियल ज़्यादा है, EMF ज़्यादा है, वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि सर्किट के अंदर जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका सर्किट में असर रहेगा, वो कहेगा मेरी बात मानी जाए। तो इसीलिए हम लेट कर लेते हैं कि जो E1 है वो ग्रेटर है E2 से, तो इसीलिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो चार्ज जब करंट की वजह से यहाँ पे मूव करेगा, तो जब चार्ज यहाँ पे मूव करेगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है। तो जब चार्ज लो टू हाई मूव करेगा तो इसका मतलब ये सेल उस चार्ज को एनर्जी देगी, इसका मतलब चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने साइन कौन सा यूज़ किया है, पॉजिटिव। इसका मतलब चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है ना यहाँ पे। तो जब चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है तो साइन पॉजिटिव। अब वो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा क्यू इंटू वी। वी की जगह क्या है, हमने यहाँ पे सेल का नाम क्या रखा हुआ है, E1। तो वी की जगह E1 आ जाएगा, वो भी EMF है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई यहाँ की। उसके बाद जब चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा, अब देखें करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखें रजिस्टर के क्रॉस, ये है ना करंट, हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी और पाथ की डायरेक्शन भी क्या है, A to B, इसी तरफ। इसका मतलब यहाँ पे करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है। तो जब करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम होती है तो हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और एनर्जी जो है वो चार्जेस यहाँ पे लॉस करेंगे। तो वो एनर्जी लॉस करेंगे तो वो क्या होगी, माइनस का डेल्टा क्यू इंटू V1 होगी, ठीक है जी। इस रजिस्टर का क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है। आगे फिर हमने सम, मतलब जो अलजेब्रिक सम लेने लगे हैं ना, तो अपना प्लस जो है वो हमने फार्मूले वाला यूज़ किया। अब आगे देखते हैं कि B to C जब पहुंचेंगे तो चार्ज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो हायर टू लोअर मूव कर रहा है, हाई टू लो। तो जब हाई टू लो मूव करेगा तो इसका मतलब वो एनर्जी लॉस करेगा, इसका मतलब सेल जो है वो इससे एनर्जी लेगी, ठीक है। कहीं सेल एनर्जी दे रहा है, कहीं ले भी रहा है,
दोनों काम हो रहे हैं। जिस तरह बैंक पैसा दे भी रही थी, ले भी रही थी, इसी तरह यहाँ पे सेल एनर्जी चार्जेस को दे भी रहा है, यहाँ पे एनर्जी चार्जेस से ले भी रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो इसीलिए साइन कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। तो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा क्यू इंटू E2, ठीक है जी। उसके बाद C to D पहुंचेंगे तो फिर रजिस्टर आ गया, तो रजिस्टर के क्रॉस जो एनर्जी हमारी होगी वो लॉस होगी। इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा। देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन ये होगी इस तरफ और पाथ की डायरेक्शन भी इसी तरफ, दोनों सेम है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा Q इंटू V2, रजिस्टर R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमने लिया हुआ V2। क्लियर जी, ये हमारे पास एनर्जी आ गई रजिस्टर R2 की, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास इस क्लोज्ड लूप में एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी में चेंज जरूर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो हमारे पास नेट होगा इस क्लोज्ड लूप की टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा था कि KVL इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखें कि डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू सारों में सेम आ रही है। इसका मतलब चार्ज जिस तरह KCL में कांस्टेंट था, इसी तरह यहाँ पे भी जो चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है वही यहाँ पे है। जो यहाँ पे मूव करेगा, पास करेगा, वही यहाँ से करेगा, जो यहाँ से करेगा वो भी यहाँ से करेगा, मतलब सेम रहेगा। इसीलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू एक जैसी आ रही है। अब डेल्टा क्यू कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा, E1, यहाँ से क्या रहेगा माइनस V1। V1 की जगह आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि डेल्टा क्यू कॉमन आ गया सारों में से, यहाँ पे रहेगा E1 प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से डेल्टा क्यू निकल गया तो क्या बचा V1। V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये लिख दिया IR। R कौन सा है, 1 वाला, तो ये हमारे पास R1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, डेल्टा क्यू बाहर है तो अंदर क्या रहेगा E2। उसके बाद ये वाली इक्वेशन प्लस माइनस माइनस, डेल्टा क्यू बाहर आ चुका है V2 की जगह अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR2, तो ये लिख दिया IR2, ठीक हो गया जी। अब ये जो स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग, आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन ये आ जाएगी और इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बता रही है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। तो ये इक्वेशन यही बता रही है। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स E1 की भी वैल्यू गिवन हो आपके पास, R1 की भी गिवन हो, E2 की भी गिवन हो, R2 की भी गिवन हो, तो आप I निकाल सकते हैं। जब I की वैल्यू आ जाएगी उस I की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ज़रूर इस सारे का आंसर जो है वो 0 आएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट है, ये कितनी है 2 ओहम, ये कितनी है 4 वोल्ट, ये कितनी है 4 ओहम, 10 2 4 4। अब यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, करंट निकालते हैं। 10 यहाँ पे कितना 2 4, फिर यहाँ पे 4। तो अगर यहाँ से करंट निकालें तो मेरे हिसाब से करंट की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। आप निकाल के चेक कीजिएगा। अगर करंट 1 है तो फिर इस सारी में वैल्यूज पुट करते हैं। देखें 10 प्लस का I की जगह 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस का 2 बन जाएगा, यानी कि ये आ गया आपके पास प्लस 10, ये आ जाएगा माइनस का 2, और E2 हमने कितना लिया है 4, तो ये आ गया माइनस का 4, और ये हमने लिया I की जगह 1, R2 कितना लिया हुआ है 4, तो ये बन गया माइनस का 4। अब देखें ये 10 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10, तो माइनस का 10 इस प्लस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तो ये बात प्रूफ हो गई। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। इस सारे को सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ हो गया जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बेसिकली इसी KVL की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लें, नहीं तो ये वाला पॉइंट जो आपको कहीं पे भी फ़ायदा दे सकता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास लूप 1 था, यहाँ पे हमारे पास लूप 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप। फर्स्ट लूप में एक सेल है, रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R2 जो है स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है, इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो अगर शेयर होने वाली रेजिस्टेंस इस तरह से यूज़ की जाए तो फिर हम किस तरह से KVL को अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे सीख लीजिएगा।
तो पहले आप यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जो भी आप डायरेक्शन करंट के लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्शन ली हुई है जी क्लॉकवाइज, इस लूप के अंदर भी हमने डायरेक्शन ली हुई है क्लॉकवाइज। लेट कर लेते हैं कि जो E1 है ये ग्रेटर है E2 से। आप चलना यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके पास EMF ज़्यादा है जिस सेल की, वहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका असर ज़्यादा होगा सर्किट के अंदर। तो लेट करते हैं E1 जो है वो ग्रेटर होगा E2 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो वापसी इसी पॉइंट पे पहुँचना है लूप 1 के लिए। तो मैं यहाँ से चार्ज को मूव कराता हूँ, चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो सेल के अंदर देखें चार्ज लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई। तो जब लो टू हाई जाएगा तो साइन कौन सा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, मतलब चार्ज एनर्जी गेन करेगा। वो एनर्जी या आप डायरेक्ट पोटेंशियल लिख लें, अगर एनर्जी लिखेंगे तो इस तरह लेंथ ही हो जाएगा, डायरेक्ट हम पोटेंशियल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो वो पोटेंशियल क्या होगा जी E1, तो वो पॉजिटिव आ गया E1, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचेगा तो रजिस्टर है, अब रजिस्टर के अक्रॉस जाहिर सी बात है पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब वो पोटेंशियल क्या होगा V1, उस V1 को अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम लिख सकते हैं I1R1। तो मैंने इसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है उसको लिख दिया माइनस का I1R1। यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो अब ये R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो I2R2 नहीं होगा, बल्कि ये रजिस्टर तो इस लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो इसके लिए फिर तरीका आपने याद रखना है कि जो रजिस्टर शेयर हो रही हो उसका जो आपने करंट लेना है वो किस तरह से लेना है। देखिएगा हमने यहाँ पे पोटेंशियल लेना है ना, V = I2R2, लेकिन वो I2 की जगह हमने क्या लिखना है ये बात समझिएगा बेटे। उस तरह से लिखना है कि जो यहाँ पे करंट होगा वो इस तरह से लिखना है कि जिस लूप का करंट आप ले रहे हैं, जिस लूप में आप मौजूद हैं, उस लूप का करंट माइनस जो दूसरा लूप हो उसको माइनस कर दें पहले वाले में से, जिस लूप में आप मौजूद हैं। तो हम इस लूप को ले रहे हैं ना इस इक्वेशन के लिए, तो जब इस लूप में रहते हुए हम देखें तो करंट क्या है I1, तो इस करंट में से इस वाले को निकाल दें। तो ये देखें I1 माइनस का I2, इसका मतलब जो रजिस्टर शेयर हो रही है उसका करंट ये होगा कि जो लूप आप यूज़ कर रहे हैं उस लूप का करंट पहले, फिर माइनस जो दूसरा लूप हो उसको माइनस करेंगे, तो ये जो करंट होगा ये इस R2 के अक्रॉस होगा लूप 1 के लिए, ठीक है। तो ये आ गया लूप 1 के लिए करंट मल्टीप्लाई बाय R2, तो ये R2 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये पोटेंशियल के अंदर जो चेंजेस का सम है इन अ क्लोज्ड लूप वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो लूप 1 की ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब चलते हैं लूप 2 की तरफ। लूप 2 में भी इसी तरह करें आप, देखें आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर यही वाली डायरेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, वापसी यहाँ पे पहुँचेंगे तो लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से पहुंचेंगे तो ये देखें लो टू हाई, लो टू जब हाई आएगा तो इसका मतलब चार्ज एनर्जी गेन करेगा, यही होगा ना। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये देखें जी पॉजिटिव E2 आ गया, फिर प्लस फार्मूले वाला आगे यहाँ से देखें तो क्या आ गया R2। अब ये R2 लूप 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये तो इसके साथ भी शेयर हो रही है। तो फिर करंट किस तरह से लेंगे, जिस लूप में मौजूद हैं वो वाला करंट लें I2, माइनस कर दें जो दूसरे वाला लूप है तो माइनस का I1 इनटू बेटे R2, ये वैसे का वैसे। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल जो कि R2 के अक्रॉस है लूप 2 को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आगे क्या है, रजिस्टर R3। तो R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो वो क्या आ जाएगा IR, क्योंकि V3 होगा ना, V3 को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I3R3। तो यहाँ पे लिख दिया, सॉरी I3 नहीं, क्योंकि सेकंड लूप है ना, तो लूप का करंट क्या है I2, तो I2R3। तो ये आ गया I2R3। रिपीट कर देता हूँ, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, V3 माइनस का V3। अब V3 जो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो होगा IR, I कौन सा, सेकंड लूप का, तो वो कौन सा I2, तो इसीलिए लिखा I2 इंटू R3। तो इस सारे पोटेंशियल के चेंजेस का जो सम है इन अ क्लोज्ड लूप वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। जब आपके पास इन सारों की वैल्यूज होगी आप पुट करके देखेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट होके 0 का रिजल्ट देंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये इस सेकंड लूप के लिए है और ये वाली फर्स्ट लूप के लिए है। तो ये तरीका सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपको जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होती है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल का जो ड्रॉप है उसको फाइंड करना आपको आना चाहिए। याद रहे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है
और बोर्ड में एक दो दफ़ा ये आ चुका है, तो इसीलिए आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थ्योरी आप लिखेंगे वो भी साथ साथ आपको बुक से बताते जाएंगे, या तो आप बुक से उसको अंडरलाइन करते जाइएगा या फिर यह है कि नोटबुक पे उसको राइट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इस टॉपिक में वर्ड यूज़ किया जा रहा है जी ब्रिज का, तो ये वो वाला ब्रिज नहीं है जो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है पुल वगैरह पे, बल्कि यहाँ पे ब्रिज का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर हैं जी, R1 एंड R2, ये सीरीज़ में दो रजिस्टर्स हैं, और ये R3 एंड 4 ये भी दो सीरीज़ में रजिस्टर हैं। इन दोनों मतलब दो ये रजिस्टर और दो ये रजिस्टर, इनको अगर हम इन पॉइंट्स पे इस तरह से कनेक्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, एक लूप बन जाता है 4 रजिस्टर्स का, R1, R2, R3 एंड R4। तो ये जो हमारे पास 4 रजिस्टर्स का लूप है, इन 4 रजिस्टर्स को अगर हम एक और रजिस्टेंस R के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दें तो ये अब हमारे पास एक ब्रिज बन गया है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, ये क्या बना रहे हैं जी, एक लूप बना रहे हैं। तो अगर इन 4 रजिस्टर्स को हम एक और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें तो अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, ब्रिज बन गया। तो ये वाला जो ब्रिज है ये फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था जी, हमारे पास साइंटिस्ट है चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने जो है ये फर्स्ट टाइम इस ब्रिज को यूज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है फर्स्टली यूज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ने जो है इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? It is used to find the value of unknown resistance, कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है तो फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है जी, वही 4 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 एंड R4। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया ABCDA, जहाँ से चलना स्टार्ट करना है वहीं पे आके एंड करना है। तो ABCDA, इस लूप में हमने B और D पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, मतलब इन 4 रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को जब हम इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R यूज़ की थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी उसको हमने RG का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। और जो A एंड C पॉइंट्स हैं इनको हमने बैटरी और स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह ये हमारे पास सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब कन्वेंशनली अगर हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन, हम क्या ले रहे हैं जी, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास 3 लूप्स बन रहे हैं। उन 3 लूप्स में से हम 2 को लेके चलेंगे आगे, लेकिन एक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो 3 लूप्स हम यहाँ पे देख जरूर लेते हैं कि वो 3 लूप जो है वो कहाँ बन रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास लूप है ये वाला ABDA, ठीक है जी। इस लूप का जो करंट है उसको हमने नाम दिया हुआ I1 का, और हमने जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है वो क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह सेकंड लूप है जी BCDB, तो ये हमारे पास सेकंड लूप है। इसका जो करंट है वो क्या है जी, I2, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड लूप गौर से देखिएगा, जो तीसरा लूप हमारे पास बन रहा है वो क्या है जी, ADC, और ये वापसी A पे पहुंच गए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ADC और ये वापसी A पे आ गए। तो ये हमारे पास थर्ड लूप है जिसका करंट क्या है जी, I3 है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे इसको आप बुक से देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपकी बुक में ये थ्योरी की लाइंस मेंशन की गई हैं, तो आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ लूप ABCDA। हमने 4 रेजिस्टेंस को एक लूप की फॉर्म में कनेक्ट किया है। किस तरह से थी, यहाँ पे आपको दिखाया है हमने, R1, R2, R3 एंड R4। तो अगर इन 4 रेजिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करें तो ये क्या बना रहे हैं जी, एक लूप बना रहे हैं ABCDA। तो यही बात आपकी बुक में मेंशन की गई है। आगे क्या कहता है, अ बैटरी इज
कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, मतलब ए एंड सी, ये हमारे पास ए है, ये सी है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या किया, बैटरी और स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो यही बात आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद है अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ऑफ आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बी और डी के बिटवीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह चलते जाएं तो यहाँ तक आप जो है ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन में राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी बैलेंसिंग कंडीशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तब आप व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन का क्या मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट जो है ज़ीरो शो करे। ऐसी कौन सी हम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करवाएं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके अक्रॉस करंट फ्लो ना करे। तो अक्सर आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि अगर हम यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना, बल्कि हमारी बुक में ये बात लिखी हुई है। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ को मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें, बैटरी कनेक्ट ही रहे, करंट सर्किट के अंदर फ्लो करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनाएं कि जो गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू जीरो आए, मतलब करंट यहाँ से फ्लो ना करे। बाकी ये जो आपने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ से फ्लो करता रहे, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो, जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट की डिफ्लेक्शन शो करे जीरो। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करे तो उस कंडीशन पे आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज कर सकते हैं। तो अब ये कब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी एक ही सूरत हो सकती है कि अगर B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम कर दी जाए तो फिर इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट पास नहीं करेगा, ठीक है जी। अब B और D वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम कैसे की जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स हमने रजिस्टर यूज किए हैं ये रजिस्टर बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है। इन वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज करनी है। इस तरह से आपने इनकी वैल्यू चेंज करते करते एक वो पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट पे आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो तब वही आपकी कंडीशन होगी बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसका मतलब यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब यहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। तो उस कंडीशन को आपने यहां पे सेटिस्फाई करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करना है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग कंडीशन कि B और D पे अगर सेम पोटेंशियल हो जाए तो फिर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, उसका रिलेशन यहाँ पे मैथमेटिकली फाइंड करते हैं कि अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज रूल। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ से जो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करने के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास तभी आ सकता है जब आप KVL को अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास गौर से देखें कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए आपको KVL की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अप्लाई KVL कि सबसे पहले हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं जी, दो। तो हम यहाँ पे अलग अलग दो इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लूप क्या है जी, ABDA। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप का करंट क्या है जी, I1। तो फर्स्ट लूप का करंट आ गया I1। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें इस लूप के लिए कि डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू KVL, कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। इसी कंडीशन को देखते हुए आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड करें। तो पोटेंशियल की इक्वेशन फाइंड करते हैं जी। यहाँ से स्टूडेंट्स चलना स्टार्ट करते हैं ABDA। तो ये मेरे पास पाथ की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा A to B, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस R1। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चार्जेस एनर्जी लॉस करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल के लिए साइन यूज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो
पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो साइन नेगेटिव यूज करेंगे क्योंकि रेजिस्टर है। तो यही हमने काम यहाँ पे किया हुआ। देखें जी, रेजिस्टर है तो नेगेटिव साइन यूज किया हुआ क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आगे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो क्या होगा जी, I1 R1, क्योंकि करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस क्या है R1, तो पोटेंशियल क्या आ गया, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I1 R1, तो ये आ गया जी पोटेंशियल I1 R1। अब स्टूडेंट्स अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर रजिस्टर हो तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो साइन नेगेटिव यूज करते हैं, अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन पॉजिटिव यूज करते हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखें पाथ क्या है, इस तरफ करंट आ रहा है डाउनवर्ड अपोजिट, तो साइन हम पॉजिटिव यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी यूज करके इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, ठीक है। लेकिन हम बुक वाले तरीके को फॉलो कर रहे हैं कि अगर रजिस्टर है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि चार्जेस एनर्जी लॉस करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। तो दोनों बातें ठीक हैं, सही है जी। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। आगे चलते हैं B to D, फिर रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, लेकिन ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है इस लूप के साथ भी, इस लूप के साथ भी। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये वाला MCQs आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस शेयर हो रही हो तो फिर करंट को आपने किस तरह से लेना है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है लेकिन आप इस लूप में मौजूद हैं, तो जिस लूप में आप होंगे वो वाला करंट लिखेंगे, माइनस जो दूसरा लूप होगा उसको आप नेगेटिव माइनस यानी कि माइनस कर देंगे। तो ये देखें इस लूप में है तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या आ गया, I1 माइनस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है तो माइनस I2, तो ये आ गया माइनस I2 इनटू रेजिस्टेंस क्या है जी, RG, तो ये आ गया RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो ये आ गया। आगे चलते हैं D2 फिर A, वापसी आ गए तो फिर रेजिस्टर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल के लिए जो साइन यूज करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया जी नेगेटिव। अब देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या है, ये R3। अब ये अकेली नहीं है वन लूप में, बल्कि ये फर्स्ट वाले लूप में भी है, थर्ड वाले लूप में भी तो शेयर हो रही है। देखिए ना, ये थर्ड वाले लूप में भी शेयर हो रही है रेजिस्टेंस, वन वाले में भी है, थ्री वाले लूप में भी, ADC ये तीसरा लूप है ना, तो तीसरे लूप में भी ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो इसके लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लूप में आप इन हो चुके हैं तो फर्स्ट लूप माइनस तीसरे लूप का करंट, तो I1 माइनस I3 इनटू रेजिस्टेंस क्या आ गई, R3। तो ये हमारे पास पोटेंशियल के ड्रॉप के चेंजेस का सम आ गया इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन के मुताबिक हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा मुश्किल काम था। अब जब ये इक्वेशन हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ से समझ लिया, बना लिया, तो आगे हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड लूप के लिए एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकंड लूप क्या है जी, BCD और ये दोबारा B। तो इस लूप के लिए भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, वही कंडीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसी को देखते हुए तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं जी, B to C। फिर रजिस्टर है, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, साइन नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव I2 R2, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है I2 और ये रेजिस्टेंस क्या है R2, तो ये आ गया जी R2। आगे स्टूडेंट्स C to D। अब C to D हमारे पास क्या है जी, रेजिस्टेंस R4। तो यहाँ पे देखें फिर हमारे पास रेजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, साइन नेगेटिव यूज करेंगे, तो ये आ गया माइनस। अब देखें ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है, मतलब सेकंड लूप और थर्ड वाले लूप के साथ ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो शेयर रेजिस्टेंस के लिए क्या निशानी है करंट के लिए, कि जिस लूप में मौजूद है पहले वो करंट I2, फिर जो दूसरा लूप है I3, तो ये आ गया I3 इनटू रेजिस्टेंस क्या है R4, तो ये आ गया R4। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ से फिर D से B पहुंचेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले लूप के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा पोटेंशियल I2, क्योंकि सेकंड लूप में है, ये रेजिस्टेंस शेयर हो रही है। तो अगर ये रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स शेयर हो रही है तो आप इस लूप में मौजूद हैं तो पहले I2 आएगा, फिर माइनस है, ये रेजिस्टेंस वन वाले लूप के साथ शेयर है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का I1 इनटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है RG, तो ये आ गया RG।
तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हमने 0 के बराबर कर दी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास 2 मेन इक्वेशंस थी जिनको हमने यहाँ से फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स इसको आगे देखिएगा कि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर बैलेंस कंडीशन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो बैलेंस कंडीशन पे क्या कहते हैं हम कि जो I1 है वो बराबर होगा I2 के, कि अगर फर्स्ट लूप का करंट सेकंड लूप के करंट के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी कंडीशन में हमने ये बात की कि I1 जो है वो I2 के बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका नाम हम 1 रख सकते हैं जो कि क्या है I। तो जहां I1 होगा वहां भी I लिख सकते हो, जहां I2 होगा वहां पे भी आप I लिख सकते हो। तो यही काम हम इन दोनों इक्वेशंस में करते हैं। देखें जी, जो इक्वेशन 1 है उसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ, माइनस ये वाला माइनस I1 है। इक्वेशन 1 में देखिएगा स्टूडेंट्स गौर से, I1, तो I1 की जगह क्या आ जाएगा I, ये R1 वैसे का वैसे ये R1 आ गया, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, फिर आ गया I1। इक्वेशन 1 में देखिएगा ये I1 आ गया, I1 की जगह I लिख दिया, फिर I2। अब I2 की जगह हमने क्या कर दिया जी I लिखना है, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे I3 लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ से लिख दी। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में देखिएगा, ये जो RG की वैल्यू है ये हमने लास्ट में लिख दी है, और जो ये R3 वाली है इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया है। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गौर से सुन लें कि ये जो पहली टर्म थी हमने वैसे की वैसे लिखी, ये आ गई I1 की जगह I लिख दिया, फिर माइनस ये वाली जो टर्म है ये बेटे यहाँ से हमने तीसरी फैक्टर को टर्म को पहले लिख दिया, और दूसरी वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया, तीसरी जगह लिख दिया, ठीक। तो इससे आगे पीछे कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। I1 है तो I1 की जगह I लिख दिया। इक्वेशन 1 में देखिएगा माइनस I3 है तो ये माइनस I3 आ गया, R3 है तो ये R3 आ गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, माइनस ये वाली इक्वेशन 1 में अब ये RG वाली वैल्यू बच गई है। तो I1 है तो हमने I लिख दिया, I2 है तो हमने यहाँ पे I लिख दिया, ठीक है। I1 की जगह और I2 की जगह I लिख दिया, इनटू बेटा यहाँ पे क्या है RG, तो ये RG वैसे का वैसे लिख दिया। सिर्फ ये वाली टर्म पहले आनी थी, ये वाली बाद में आनी थी, हमने जगह चेंज कर दी है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या किया, जहाँ I1 और I2 था वहाँ पे सिर्फ I लिख दी है। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये रही, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह इक्वेशन 2 जो है इसके अंदर भी जहाँ I1 और I2 होगा वहाँ I लिख दो। तो यहाँ पे I2 है, हमने यहाँ पे लिख दिया I, आगे R2 वैसे का वैसे, फिर क्या है जी हमारे पास I2 तो हमने लिख दिया I, माइनस I3 इंटू R4 वैसे का वैसे, फिर यहाँ पे देखें माइनस I2 की जगह क्या लिख देंगे I, फिर यहाँ पे माइनस I1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I इंटू RG ये वैसे का वैसे, तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहाँ I1 और I2 है वहाँ पे सिर्फ I पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब ये वाला I माइनस I तो कैंसिल 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन ये आ गई, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो माइनस की वैल्यू है इस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की। तो ये देखें, ये अगर सारी वैल्यू माइनस की है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो गई है, प्लस की हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा ये वाली चीज़ वैसे की वैसे लिख दी हमने। आगे ये वाली सारी चीज़ ये देखें माइनस की है, इसको गौर से देखें, ये माइनस की है तो ये उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस हो गई। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3rd और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं जी, डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 पे हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 3 की लेफ्ट साइड ये है माइनस I_R1 तो माइनस I_R1, राइट साइड 4 की लेफ्ट साइड 4 इक्वेशन की क्या है ये है, तो लेफ्ट पे लेफ्ट को डिवाइड करेंगे माइनस I_R2 माइनस I_R2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह राइट साइड 3rd की क्या है ये वाली वैसे लिख दी, और ये 4 की राइट साइड इसके नीचे क्या हो गई डिवाइड हो गई।
अब इस इक्वेशन में गौर से देखें कि माइनस माइनस से कैंसल, आई से कैंसल, ये आई माइनस i3, ये आई माइनस i3, तो ये इससे क्या हो गया कैंसल। हमें रिजल्ट क्या मिला, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, तो R3 डिवाइडेड बाई R4। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए रिलेशन आ गया है रेजिस्टेंस का कि R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर होगा R3 डिवाइडेड बाई R4। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हमने रिलेशन फाइंड कर लिए है तो इन रेजिस्टेंस में से अगर एक रेजिस्टेंस ऐसी हो जो कि अननोन हो, जिसका हमें पता ना हो, तो उस रेजिस्टेंस को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करेंगे, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो R4 रेजिस्टेंस है ये क्या है, अननोन है। तो अगर ये रेजिस्टेंस अननोन है तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ RX का, कि लेट R4 अननोन रेजिस्टेंस है, जिसे हम R4 भी लिखा रहने दें या फिर R4 को RX का भी नाम दे सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि जो X वाली है वो हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो अगर आप इस R4 को या RX को फाइंड करना चाहते हैं तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी, इस इक्वेशन में देखें R4 को हम R1 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 R4 आ जाएगा, R1 R4, R2 R3, ये मल्टीप्लाई होंगे तो R2 R3 आ जाएगा। यहाँ से हमें R4 चाहिए था क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस है, तो R4 अपनी जगह पे R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास R4 के लिए रिलेशन आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हमें R2, R1 और R3 रेजिस्टेंस पता होंगी तो हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये आपके पास वेरिएबल होते हैं। जब आप इनको इस तरह से इनकी वैल्यू को चेंज करते करते एक वो वाला पॉइंट लेके आएंगे जिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पे आप जब इनकी वैल्यू खुद चेंज कर रहे होंगे तो जब वो वाला पॉइंट आएगा कि जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो उस टाइम आपको इनकी रेजिस्टेंस पता होगी ना, क्योंकि आप खुद ही तो चेंज कर रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आपको मालूम होगी, तो उन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको R4 की मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। तो यहाँ तक जो है ये आप टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। ये जो आपको लास्ट टाइम हमने यूज़ बताया है कि अननोन रेजिस्टेंस को आपने कैसे फाइंड करना है, वो वाली चीज़ आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन की गई है, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा MCQs के लिए, क्योंकि समटाइम्स MCQs इस तरह से आ जाता है कि वो आपको इस तरह से कम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम देता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं या रेजिस्टेंस के नाम हैं वो चेंज कर देता है। जैसे यहाँ था R1, यहाँ था R2, R3, R4। अब बच्चे ये तरतीब याद करके सिर्फ इस रिलेशन को माइंड में रख के चले जाते हैं। अगर वो इन रेजिस्टेंस के नाम चेंज कर दे, लेट्स सपोज यहाँ पे R1 है ना, तो यहाँ पे देखें हमने अब नाम लिख दिया जी R3, यहाँ पे क्या था R2, अब भी हमारे पास R2, यहाँ पे क्या था R3, हमने यहाँ पे लिख दिया R4 और यहाँ पे लिख दिया R1, ये वही गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से अगर वो नाम रेजिस्टेंस के चेंज करके दे दे और आपसे कहे कि आप इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन फाइंड करें, तो उसके लिए ऑप्शन वो बना देगा MCQs में, इस तरह के डिफरेंट 4 ऑप्शंस बना के वो देगा। तो आपने उनमें से एक सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ये तरीका याद नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे इसको शायद प्रूफ करने बैठ जाए। तो आपने इसको निशानी याद रखनी है कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास अगर रिलेशन हमने फाइंड करना है इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए, तो आपने ये सीरीज वाला रिलेशन जो है ये याद रखना है। देखें एक मैंने एरो ये लगाया हुआ, मतलब ABC, ये 2 रजिस्टर सीरीज में हैं, ये 2 रजिस्टर सीरीज में हैं। तो आपने इसके लिए एक निशानी याद रखनी है कि इसी चीज़ को हमने इस तरह एक Z के सिंबल में डिनोट किया हुआ है कि देखें ये दोनों सीरीज में हैं तो एक ही वायर बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, दोनों ऊपर वाले सीरीज में है। इसी तरह 2 नीचे वाले के हैं आपस में सीरीज में हैं और सेंटर में क्या है गैल्वेनोमीटर। 2 ऊपर वालों की एक लाइन आ गई ये, फिर सेंटर में गैल्वेनोमीटर, तो ये सेंटर में गैल्वेनोमीटर आ गया। अब ये 2 सीरीज में हैं तो ये लाइन आ गई सीरीज में। ठीक है, अब जो नाम है वो आप मेंशन कर दें। लेट्स सपोज इसका नाम RA है, RB है, RC है, RD है, तो ये लूप कंप्लीट हो गया ना, ABCD।
ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें जो आ रही है वो हमारे पास क्या है R3, तो यहाँ पे लिख दिया R3। दूसरा पॉइंट क्या है R2, ये आ गया R2। तीसरा हमारे पास क्या है R4, ये आ गया R4। ये क्या है हमारे पास R1। तो तरतीब जिस तरह की थी, यानी कि ऊपर से ऐसे चलें सीरीज में, यहाँ से भी सीरीज में चलें, तो ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे, सेंटर में गैल्वेनोमीटर है, नीचे वाले हमारे पास ये तरतीब में आ गए। ठीक है, तो अब जिस तरह की तरतीब है वैसे आप रिलेशन बना लें कि R3 डिवाइडेड बाई R2, R3 डिवाइडेड बाई R2, R4 डिवाइडेड बाई R1, R4 डिवाइडेड बाई R1। इसको इस पे डिवाइड, इसको इस पे डिवाइड। तो ये आपके पास एक सिंपल निशानी है, इसको याद रखने की। तो ये हमारे पास वो रिलेशन होगा। इस तरह का अगर ऑप्शन में रिलेशन गिवन होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस तरह के मर्जी वो यहाँ पे नाम यूज़ करे, आपने सिर्फ ये जी बनाना है और रेजिस्टेंस को डिवाइड करके रिलेशन फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। ये जो स्टूडेंट्स हमने सारी डेरिवेशन की है, ये हमने वो तरीका फॉलो किया है जो हमारी बुक कह रही है। इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर हम इस पूरी डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। इसीलिए आपको वही तरीका हमने बताया जो आपकी बुक कह रही है। अब ये पोटेंशियोमीटर किस काम के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, इस चीज़ को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, पोटेंशियो और दूसरा क्या जी मीटर। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो अगर ये पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो हम पहले के लेक्चर्स में ये भी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी यूज़ किया जाता है। तो अगर वोल्ट मीटर हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो आज के लेक्चर में हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझनी है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर मौजूद है, उससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसी बात को हमने आज समझना है। तो इसको कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये वाली एक बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास सिंपल सर्किट है जी, एक बैटरी और दूसरा क्या जी रजिस्टर, तो अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा जी, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब अगर इस बैटरी का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है जी, 10 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस ये 10 वोल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट किया तो हमें देखने को मिला कि ये 10 वोल्ट हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बल्कि उससे कम शो हो रहा है। यही चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम पावर वाले में भी आपको ये चीज़ बताई थी और इससे पहले रियोस्टैट के टॉपिक में भी ये चीज़ आपको बताई थी। तो आज दोबारा वही चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे आपको बात समझ आ जाएगी कि आज के लेक्चर में आखिर पोटेंशियोमीटर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे हो सकता है 9 वोल्ट शो हो रहा हो या 9.5 वोल्ट शो हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो ये हमें 10 शो करके नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एरर मौजूद है। तो अगर ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इस वोल्ट मीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ से करंट जो है वो पास कर रहे हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती, बहुत ज़्यादा होती, तो फिर ये वाला करंट यहाँ से पास ना करता, तो ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू देता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर हम प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं उनकी रेजिस्टेंस हाई तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ से जब करंट आता है तो इस पॉइंट पे उसको दो पाथ मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कुछ करंट इस साइड पे भी चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ये तभी एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है जब इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, तो वो हमारे पास फिर जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमने ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जी, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो।
जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी वो हमारे पास एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा से मुराद क्या है कि इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो तो वो वोल्ट मीटर कौन सा होगा जी, आइडियल वोल्ट मीटर होगा। तो अगर यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर यूज़ किया जाए तो फिर सारा करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर इधर करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू शो करवाएगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर अब क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जितने भी हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू वोल्ट मीटर शो नहीं करता। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कितनी बातें सीखी, 2 बातें सीखी कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो इसका काम क्या है कि इसको इजी है यूज़ करना, मतलब इस वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर यूज़ करना बहुत आसान है। लेकिन ये क्या है, चीप है, मतलब ये सस्ता भी है और इसको यूज़ करना भी आसान है। लेकिन इसका एक नुकसान है, वो नुकसान क्या है कि नॉट एक्यूरेट, मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारे नुकसान में आ रही है, फ़ायदा नहीं दे रही, ये चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है कि इसको यूज़ करना भी आसान है और ये है भी सस्ता। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे? वोल्ट मीटर तो एक्यूरेट नहीं दे रहा, तो क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे, सही हमारी मेजरमेंट करे? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी बुक में ये 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, CRO और DVM। CRO का मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और DVM का मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, मतलब मोर एक्यूरेट। ये इसकी निस्बतन वोल्ट मीटर के निस्बतन क्या है जी, मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेट वैल्यू देंगे। लेकिन इनका एक और काम है जो हमारे लिए सही नहीं है, वो क्या है जी, एक्सपेंसिव, मतलब ये हमारे लिए बहुत महंगे हैं और डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट, और इनको यूज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए जो इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक तो इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, दूसरा क्या है कि ये महंगे हैं, हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ से देखें ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर सकते हैं जो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी दे? इंस्ट्रूमेंट क्या तलाश कर सकते हैं जो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी दे और सस्ता भी हो? तो हम ऐसा करते हैं, मतलब हमारी जो डिमांड है वो क्या है कि यहाँ से हमें एक सस्ती चीज़ भी मिले और हम यहाँ से ये वाला पॉइंट लेना चाहते हैं कि मोर एक्यूरेट भी मिले। यानी कि हम पाकिस्तानी अवाम है ना, हम चाहते हैं कि हमें चीज़ सस्ती भी मिले लेकिन वो रिज़ल्ट भी अच्छा दे, एक्यूरेट वैल्यू शो करे। तो इसका मतलब ये 2 चीज़ हम चाहते हैं। तो आवर डिमांड, हमारी डिमांड क्या है जी, ये 2 चीज़ें कि हमें सस्ती भी मिले और रिज़ल्ट भी अच्छा दे, एक्यूरेट वैल्यू भी दे। तो अगर ये हमारी डिमांड है तो उसके लिए हमें मिलेगा पोटेंशियोमीटर। तो यही चीज़ हमने सीखनी थी कि हम पोटेंशियोमीटर आज के टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। वोल्ट मीटर क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, अगर CRO और DVM हम यूज़ करें तो ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करना मुश्किल है और ये हैं भी बहुत महंगे जो कि हम ख़रीद नहीं सकते। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जो एक्यूरेट वैल्यू भी दे और सस्ता भी हो, तो वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसी बात को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी। कंस्ट्रक्शन क्या है जी इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक हमारे पास लॉन्ग वायर होगी जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी जी, R होगी। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और उस वायर का जो एरिया हो वो यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो, मतलब जो उस वायर की थिकनेस है वो एक जैसी हो, कहीं से मोटी कहीं से बारीक ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, यहाँ से देखें ये इसकी थिकनेस क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, कम। तो इस तरह की वायर ना हो जिसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह की वायर ना हो, बल्कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर हो, मींस कि इस तरह की वायर हो। तो इसमें आप देख सकते हैं एरिया क्या है जी, यूनिफॉर्म है वायर का। तो ये हमारे पास लॉन्ग वायर है जिसका एरिया क्या है जी, यूनिफॉर्म है। इसको आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर पोटेंशियोमीटर की। अ स्लाइडिंग टर्मिनल कैन स्लाइड बिटवीन A एंड B।
मतलब ये जो हमारे पास वायर है, इसी वायर की रेजिस्टेंस जो होगी उसे हमने R से शो करना है। इसी वायर को मैं इस तरह से राइट किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसी रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है रेजिस्टेंस के सिंबल में। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि ये वायर ही है, लेकिन उस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग टर्मिनल C, जो कि बिटवीन A एंड B है। तो A एंड B के बिटवीन ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। ये हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर है। अगर इस स्लाइडिंग टर्मिनल को हम A की तरफ लेके जाएं तो इसका मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास कम होती जाएगी। अगर हम B की तरफ इसको स्लाइड करवाएं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट कम होता जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इस A वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, ऐड कर दें, तो फिर ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर यूज नहीं हो रही होगी। तो उस टाइम हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी और उस टाइम करंट जो होगा वो इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस का पार्ट यूज नहीं हो रहा। अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को A पॉइंट पे कनेक्ट कर दें तो फिर इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ। तो यही चीज़ अब हम करने वाले हैं। जिस तरह हमने रियोस्टैट के टॉपिक में रियोस्टैट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया था, इसी तरह हम पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा यूँ स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक LED है। जब आप उस LED को एक बैटरी 10 वोल्ट के साथ 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो अब बैटरी क्या करेगी, उस LED को 10 वोल्ट देगी, जो कि LED बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मतलब वो जल जाएगी। अब हम चाहते हैं कि LED को अगर 2 वोल्ट चाहिए लेट्स सपोज, तो बैटरी उसको 2 वोल्ट दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा जबकि बैटरी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि 10 में से वो 2 वोल्ट दे सकती है, लेकिन अभी वो 2 नहीं देगी बल्कि 10 का 10 ही देगी, जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास 10 रुपए है, आप मुझसे डिमांड करते हैं कि सर इन 10 रुपए में से मुझे 3 रुपए चाहिए। अब मेरे पास वो 10 का एक ही नोट है, अब मैं आपको उस एक नोट में से 3 रुपए नहीं दे सकता। मैं उस 10 रुपए वाले नोट में से आपको 3 रुपए कैसे दूं, जबकि मेरे पास 3 रुपए देने की सलाहियत मौजूद है कि 10 में 3 तो आ रहा है ना, 10 रुपए में से मैं 3 रुपए देने की सलाहियत रखता हूं, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। सिमिलरली बैटरी के पास 10 वोल्ट है, बैटरी LED को 2 वोल्ट दे सकती है लेकिन दे नहीं पा रही। बात समझ आ रही है? तो इन 10 रुपए को अगर मैं सिक्के की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मैं इसको खुले करवा लूं, 10 सिक्के ले लूं, इसके बदले 1 रुपए वाले 1 रुपए वाले 10 सिक्के ले लूं, तो अब उन 10 सिक्कों में से मैं 3 रुपए इजीली आपको दे सकता हूं। इसी तरह जो बैटरी का 10 वोल्ट है उसके साथ हम एक रजिस्टर यूज करेंगे, वो बैटरी उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल को डिवाइड कर देगी, फिर हम वहां से उतना पोटेंशियल ले सकते हैं जितना LED को चाहिए होगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। गौर कीजिएगा कि बैटरी के पास 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा 10 वोल्ट और इस लो टर्मिनल पे क्या होगा जी 0 वोल्ट, यही मतलब होगा 10 वोल्ट का। लेकिन इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, यही पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब देखें कि अगर मुझे यहाँ से सिर्फ 4 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए जी 4 वोल्ट, तो मैं क्या करूँगा कि इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो अब मेरे पास ये वाला सर्किट बन गया, ये वाला लूप बन गया है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा 1 2 3 और ये वाला 4। तो इसका मतलब ये 4 वोल्ट मीटर जो है ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको शो करवाएगा। तो देखें अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए उतना हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि हमने पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करके यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है, फिर आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल ये वाला रिलेशन आप यूज़ करेंगे। तो अब ये रिलेशन कैसे है इस बात को ज़रा समझते हैं
कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब करंट हम जानते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V ओवर R। तो यहाँ पे देखें V ओवर R लिख दिया। अब V की जगह हमने इसकी EMF लिख दी है। आप V भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे E यूज किया हुआ है, ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू E ओवर R आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास R वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्लाइडिंग टर्मिनल है और A वाला टर्मिनल है इसकी रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R स्मॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल R है वो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा जहाँ पे स्लाइडिंग टर्मिनल होगा वो वाली हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने रेजिस्टेंस स्मॉल R लिखा है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं क्लियर, ये फ्रॉम A टू B, मतलब जब आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को A से B की तरफ लेके जाएंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 0 से R होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 टू E होता जाएगा। देखें ना, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे A टू B जाएं या B टू A जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसका मतलब है जब A टू B जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले 10 पे था, तो इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे इसका मतलब है कि आप 0 से फिर E की तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इस तरफ से चलें आपकी मर्जी, आप इस तरफ से चलें आपकी मर्जी है। तो बहरहाल ये बात आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कशन की है, ये वाली डिस्कशन अगर आप बुक से देखना चाहें तो बुक में आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्कशन है ये हो चुकी है। ये जितनी भी आपको यहाँ पे थ्योरी नज़र आ रही है ये सारी डिस्कशन हमने ये वाली की है, तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ की बात करें तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ये वाली सारी डिस्कशन की गई है। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ की थ्योरी है, और ये वाली जो हमारे पास थ्योरी है, ये वाला पोर्शन है 3rd पैराग्राफ का, ये सिर्फ हमने पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो पढ़ा है ये वो वाली चीज़ डिस्कस की गई है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यूजेस के पोटेंशियोमीटर को आप यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते हुए आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। ये दोनों पॉइंट्स अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए। इट कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन EMF ऑफ सेल, सेल की अगर अननोन EMF आप फाइंड करना चाहते हैं तब भी आप पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इट कैन बी यूज टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, अगर 2 सेल की EMF को आप कंपेयर करना चाहते हैं तब भी आप पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो टू फाइंड अननोन EMF ऑफ अ सेल, सेल की अननोन EMF मतलब जो सेल की EMF हम नहीं जानते, जिस सेल की उसकी अगर EMF हम फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट करें कि ये हमारे पास वही डायग्राम है जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस की। यहाँ पे हमारे पास एक और सेल है जिसकी EMF क्या है जी, EX, मतलब ये EMF हमें फाइंड करनी है। इसकी EMF हम जानते होंगे E है। यहाँ पे जो सेल हमने यूज़ की है इसकी EMF हमें मालूम नहीं है, तो ये EMF मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये EMF फाइंड करना चाहता हूँ तो याद रखिएगा किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे कि जो स्लाइडिंग टर्मिनल C है इसको आपने इस वायर के ऊपर मतलब रजिस्टर के ऊपर इस तरह से आगे पीछे मूव करवाना है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। वो वाली कंडीशन आपने लेके आनी है, क्योंकि जैसे ही आप सेल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट होगा। लेकिन आपने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को आगे पीछे मूव करवा के वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। तो जैसे ही वो वाला पॉइंट आपको मिलेगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस कंडीशन पे आप इस सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा। लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब हमने स्लाइडिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट किया तो उस टाइम हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जिस कंडीशन पे ये 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा उस कंडीशन को हम नाम देते हैं नल कंडीशन।
नल कंडीशन पे क्या होती है जी, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसी कंडीशन पे आप इस सेल की ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस मतलब पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, करंट इसकी वजह से होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस सेल की वजह से। और इस सेल की वजह से भी जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन होगी, वो होगी हमारे पास क्लॉकवाइज। तो कोई तो इस रजिस्टर के ऊपर ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इसका करंट और इसका करंट यानी कि जो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब जैसी दोनों मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे दोनों का करंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उस पॉइंट पे हम EX को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब EX तो हमें पता ही नहीं है, फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चाहे हमें ये पता नहीं है लेकिन हमें इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है ना। तो जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो कंडीशन आएगी ना, नल कंडीशन। तो इसका मतलब जब हमें ये वाला पता है तो हम ये वाला भी पता कर सकते हैं। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे नल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका भी 4 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि EX इज इक्वल टू, यहाँ हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे राइट किया है, जो पिछली स्लाइड में हमने पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए फार्मूला यूज़ किया था, I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट की जगह E/R लिखा और रेजिस्टेंस R वैसे का वैसे, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही फार्मूला इसके लिए भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास E पता है आपको, R हमारे पास क्या है जी, इसको R को, इस R को और इस R को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या किया है कि इस R और इस R को L से, लेंथ से चेंज कर दिया, लेंथ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखें अगर आप इस R को स्मॉल l लिख देंगे तो लेंथ को फाइंड करना आसान है बनिस्बत R के। ठीक है, इसी तरह इस R की जगह हमने कैपिटल L यूज़ कर दिया है, मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसी चीज़ को आप स्मॉल l से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लेंथ को मेजर करना आसान है। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, इसीलिए हम R की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं जी, L यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल l कौन सा है, बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल लेंथ है वायर की। तो आप इस R की जगह स्मॉल l, इसकी कैपिटल R की जगह लार्ज L यूज़ कर सकते हैं। इनको फाइंड करना आसान है। तो देखें ये हमारे पास होगी EMF इस सेल की, और ये लेंथ हमें पता होगी, हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और ये वाली हमारे पास टोटल वायर की लेंथ होगी, तो वो भी हमें पता होगी 100 सेंटीमीटर है या 400 सेंटीमीटर है। आमतौर पे जो हम प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर की वायर यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ी वायर होती है, बहुत लंबी होती है। उसको फिर हम वुडन बॉक्स के ऊपर इस तरह से, मतलब ये वाली इस तरह से हम उसको वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर इस तरह उस वायर को, क्योंकि वो हमारे पास बहुत लंबी वायर होती है, तो इस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ से फिर हम आके बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, A और B टर्मिनल है ना ये हमारे पास। तो ये वाली जो हमारे पास एक बहुत लंबी वायर होगी, उसकी लेंथ अमूमन हम जो यूज़ करते हैं वो 400 सेंटीमीटर की लेंथ यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो क्या है जी, कैपिटल L, और जितनी आप सर्किट के अंदर आपकी यूज़ हो रही होगी वो आपने स्मॉल l यूज़ करनी है, जिसको नाम दिया गया है बैलेंसिंग लेंथ का। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से वैल्यू मेजर करके EX को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो हमने यहाँ पे नल कंडीशन डिस्कस की है, नल कंडीशन के लिए दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1, सेम कनेक्शन ऑफ द सेल, कि जो सर्किट आपने यहाँ पे डिस्कस की है उसमें क्या हो कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो।
ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो, तो यहाँ से भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है। तो ये एक, तो ये वाली आपने निशानी याद रखनी है। दूसरी क्या है जी, ई एक्स लेस देन ई, मतलब इसकी ईएमएफ जो है वो इससे लेस होनी चाहिए, तब भी आपकी ये नल कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी, नल कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने लगे हैं। तो पहले हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास सेल 1 है, फिर हम एक सेल के बाद यहाँ पे दूसरा सेल यूज़ करेंगे और इन दोनों सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देखें तो फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो तब आपके पास ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना वो होगा उतना ही हमारे पास इस सेल का होगा। तो वो तो हमने चलें कैलकुलेट कर लिया, इस लेक्चर इस केस के अंदर हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ इस सेल की ईएमएफ क्या है E1 और इस सेल की ईएमएफ क्या है जी E2, तो हम इन दोनों सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने लगे हैं। तो इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो हमारे पास क्या होगी, EL1 डिवाइडेड बाय L, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी जी, EL2 डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे हमने जो लेंथ यूज़ की है वो L2 है, यहाँ पे हमने जो लेंथ यूज़ की है वो क्या है जी, L1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है जी, एक दूसरे पे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 1 पे 2 को डिवाइड करें, लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दी, राइट साइड पे डिवाइड कर दी। अब ये L से कैंसिल हो जाएगा, ये E से कैंसिल हो जाएगा, हमें जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब इसका मतलब क्या है कि रेशो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वायर बैलेंसिंग लेंथ। क्या मतलब इस बात का, इस बात का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये वाली जो लेंथ है, ये वाली सेल 1 के लिए जो यहाँ पे लेंथ यूज़ की गई है, मतलब जो बैलेंसिंग कंडीशन आई है, उस पॉइंट तक की जो हमारे पास ये लेंथ है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पे इस सेल की जो ईएमएफ है इसे भी कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज वो कितनी है जी, 4 वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल 1 की। तो अब ये वाला जो हम सेल यूज़ करेंगे, इस सेल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बैलेंसिंग कंडीशन आई उसके लिए जो L2 लेंथ यूज़ की गई वो कितने पे आई जी, 20 सेंटीमीटर। मतलब वो यहाँ ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो उस टाइम आपने EMF2 कैलकुलेट की होगी। तो वो जो L2 होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, कि इस केस में 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और इस केस के अंदर सेल 1 के लिए जो बैलेंसिंग कंडीशन आई उसके लिए जो L1 लेंथ थी वो लेट्स सपोज कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप गौर करें तो 10 के लिए लेट्स सपोज कितनी सेल की EMF है, 4 वोल्ट, तो यहाँ पे 20 है, 10 का क्या है, डबल, यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है जी, डबल, तो EMF भी इसका क्या होगी यहाँ पे, डबल, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो यहाँ पे ये है मतलब इस रेशो का, कि अगर आपके पास बैलेंसिंग लेंथ जो वायर की आप रेशो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे L1 ओवर L2 की जो रेशो है वही आपके पास E1 ओवर E2 की बनेगी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, जब 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो लेट्स सपोज सेल की EMF 4 वोल्ट थी, तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ इस केस में देखें लेंथ क्या है, इसका डबल 20 हो गई है, तो जो EMF इसकी होगी वो इस EMF का क्या होगी, डबल होगी। तो ये है इस रेशो का मतलब। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन, जो हमने यहाँ पे डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया। तो मुश्किल ज़रूर है, इसको जब आप एक दो दफ़ा बार बार वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक समझ आ जाएगी। थर्मिस्टर जो कि दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, थर्म और स्टर, जो कि रजिस्टर का शॉर्टकट है। तो थर्म का मतलब क्या होता है, हीट या टेम्परेचर। इसका मतलब थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेचर या हीट पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर क्या है जी, एक ऐसा रजिस्टर है जो हीट या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के इफेक्ट से ये क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लेता है।
अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस तरह हम रजिस्टर और कैपेसिटर का सिंबल पढ़ते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, उस तरह का सिंबल एक्चुअल में कैपेसिटर और रजिस्टर का नहीं होता, बल्कि चेंज होता है। तो उसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा कि जो थर्मिस्टर का सिंबल है वो इस तरह का होता है। आपकी बुक में नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये थर्मिस्टर का सिंबल है, लेकिन इन रियल थर्मिस्टर इस तरह का नहीं होता, बल्कि थर्मिस्टर इस तरह का होता है, डिस्क फॉर्म का होता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे थर्मिस्टर का सिंबल दिखाया गया है, इस तरह का रियल में थर्मिस्टर नहीं होता, बल्कि इस तरह से होता है रियल में। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं थर्मिस्टर की टाइप्स की। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं थर्मिस्टर की, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी का मतलब क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में अल्फा क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। इसको हम पहले की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव अल्फा और पॉजिटिव अल्फा को रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अब नेगेटिव अल्फा से क्या मुराद है कि जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अब ये चीज़ हमने कहाँ पे डिस्कस की थी? सेमीकंडक्टर या डायोड के केस में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव अल्फा का मतलब होगा। ठीक है जी। इस तरह पीटीसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव अल्फा का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने कहाँ पे डिस्कस की थी? मेटल के केस में डिस्कस की थी। तो मेटल के केस में जो टेम्परेचर जो है ये रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग की। तो थर्मिस्टर को किस तरह से बनाया जाता है? देखिएगा कि थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर द हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल मिक्स्ड विद मेटल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन एटसेट्रा। मतलब जब हम थर्मिस्टर को बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं कि इन मेटल के साथ हम सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल को मिक्स करते हैं अंडर हीटिंग या अंडर हाई प्रेशर हीटिंग इफेक्ट। तो अंडर हाई प्रेशर हीटिंग इफेक्ट जब हम सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल को इन मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी? थर्मिस्टर बन जाता है। अब वो जो सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल है, तो सिरेमिक वर्ड आपने यूँ समझना है कि हमारे पास जिस तरह से पक्की ईंट होती है या जो बजरी होती है, इनको हम फिजिक्स की भाषा में सिरेमिक का ही नाम देते हैं। तो उन मटेरियल को जब इनके साथ आप मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बनता है जी? थर्मिस्टर बनता है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जी शेप्स की, थर्मिस्टर की शेप्स की बात करते हैं। तो हमारी बुक में थर्मिस्टर 3 तरह के दिखाए गए हैं, जिसमें पहला क्या है जी? बीड्स, नंबर 2 क्या है? रॉड्स, और नंबर 3 क्या है जी? वाशर। तो ये आपको बुक में मैं दिखा देता हूँ कि हमारी बुक में यहाँ पे 3 तरह की शेप के थर्मिस्टर दिखाया गया है। नंबर 1 ये बीड्स की फॉर्म में थर्मिस्टर दिखाया गया है, इसको हमने नाम दिया हुआ नंबर 1 का, बीड्स की फॉर्म में। ठीक है जी। और ये हमारे पास नंबर 2 रॉड्स की फॉर्म में, रॉड की शेप में थर्मिस्टर दिखाया गया है। और यहाँ पे जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है जी? वाशर की शेप का थर्मिस्टर है। तो ये 3 तरह के थर्मिस्टर जो हैं ये आपकी बुक में दिखाए गए हैं, बीड्स, रॉड्स और वाशर की शेप के थर्मिस्टर दिखाए गए हैं। चौथा आप याद कर सकते हैं डिस्क। तो ये हमारे पास है डिस्क फॉर्म का भी थर्मिस्टर होता है। तो इस तरह से 4 तरह की शेप आप डिस्कस कर सकते हैं थर्मिस्टर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं जी थर्मिस्टर का यूजेस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट है जी यूज टू मेजर द टेम्परेचर, कि थर्मिस्टर जो है इसको आप यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी आप थर्मिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 2 पॉइंट क्या है जी? थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा आर सूटेबल फॉर मेजरिंग इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना जी? 10 केल्विन। ये आपका MCQs है, बोर्ड में आ चुका है कई दफ़ा, तो आपने इसको याद रखना है कि इतना लो टेम्परेचर कितना जी? इसको आप समझ सकते हैं नेगेटिव 263 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत लो टेम्परेचर है। ये इतना लो टेम्परेचर है कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, लेट्स सपोज कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इस टेम्परेचर को मेजर कर सके। ये उस टेम्परेचर पे भी अल्फा मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर जाती है। इस टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर जाती है? फ्लक्चुएट कर जाती है। मतलब वो इतने लो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लेता है। कौन जी? थर्मिस्टर। तो ये बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो हल्का सा भी अगर टेम्परेचर या हीट का इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से थर्मिस्टर जो है ये अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लेता है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट में हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया है कि इट कैन बी यूज्ड हीट आर टेम्परेचर सेंसर, मतलब ये जो थर्मिस्टर है ये टेम्परेचर या हीट को सेंस भी करता है। जिस तरह हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ मेजर करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? डिफ्लेक्शन शो करना, मतलब सर्किट के अंदर वो ये बताता है कि करंट है या नहीं है, वो ये नहीं बता सकता कि करंट कितना है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। इस तरह हमारे पास एमीटर की एग्जांपल है। एमीटर का काम क्या है? वो करंट को मेजर करता है कि सर्किट में करंट कितना है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो थर्मिस्टर है ये टेम्परेचर को मेजर भी करने के लिए इस्तेमाल होता है और टेम्परेचर को सेंस भी करता है। ये दोनों काम करता है, मेजर भी करता है और सेंस भी करता है, ठीक है। इसी पॉइंट का हमने यहाँ पे मतलब लिखा है कि चेंजेस इन टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे? यहाँ डायग्राम में देखिएगा कि लेट सपोज हमने रूम में एक सर्किट बनाया या सेट किया। उस सर्किट में क्या है जी? हमारे पास तीन चीज़ें हैं, बैटरी, थर्मिस्टर और अलार्म। हमने इन तीन चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अभी आप लेट करें कि वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर हमने अप्लाई नहीं किया, तो जब टेम्परेचर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो लेट सपोज हमें देखने को मिलता है कि अलार्म जो है वो नहीं बज रहा, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ना यहाँ पे आग लगा देते हैं, मैचिस की डिब्बियाँ ली और यहाँ पे हल्की सी आग लगा दी। जैसे ही हमने आग लगाई तो उसकी वजह से, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की वजह से, आग की वजह से, हीट की वजह से, मतलब इस थर्मिस्टर ने क्या किया? अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर ली। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है कि थर्मिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ये जो अलार्म होगा ये बजना शुरू हो जाएगा, ये बजने लग जाएगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि थर्मिस्टर का क्या काम है जी? टेम्परेचर को वो चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक जो है ज़बरदस्त प्रोसेस है जिसका आपके बुक के अंदर लास्ट लाइन में एक वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ ड्यूली प्रोसेस्ड, मतलब ये बिल्कुल ठीक तरह से कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है जी, टेम्परेचर के इफेक्ट को। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।